भी है दहेज इतना मांगता है कि हरेंद्र बाबू दहेज देने में सक्षम है नहीं। माथे पर सिकन है, दिल में क्रोध भी है कि आखिर मैं गरीब क्यों हुआ। तो वही दृश्य है, हरेंद्र बाबू का घर है और उनके घर के कमरे का एक दृश्य है। समय सांझ का है, संध्या का समय है। सांझ के समय में अपने घर पर बैठे हुए हैं और हरेंद्र बाबू के पास उनका अपना कुछ है, जैसे टेबल है और बगल में धोती रखे हुए हैं, पसीना पोंछते हुए अपने नौकर दयाराम बात कर रहे हैं। उसी दृश्य का आप मंचन देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम अंत प्रथम से हरेंद्र बाबू का घर। ऐसा जमाना आ गया है कि बिना दहेज लिए कोई भी अपने लड़के को शादी करने को तैयार ही नहीं है। अगर जरा सा भी भनक उन्हें मिल जाए कि पार्टी दहेज देने वाला नहीं है तो ये कह के बातों को टाल देते हैं कि लड़का अभी शादी करने को तैयार ही नहीं है। अगर उन्हें दहेज के मोटी रकम उसके हाथों न लग जाए तब तक वह शादी से बिल्कुल इनकार ही होता है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँ। मुझे इसी बात की चिंता खाई जा रही है। पता ना दयाराम कहाँ है। दयाराम दवा खा लीजिए मालिक। अच्छा खा लेता हूँ। दयाराम पानी दो। अभी दे रहा मालिक। पता नहीं कि बार बार प्यास लग रही है। मालिक आप किस सोच में डूबे रहते हैं। वो बात और किस सोच में डूबा हो सकता है दयाराम। जिसके घर में जवान बेटी हो वो भी शादी के लायक। मालिक जब मैं उनका बिटिया को देखता हूँ तो मेरा भी यहाँ फेल भर आता है। दयाराम चुप रहो दयाराम, चुप रहो। ये तुम्हारे आंखों के आंसू मेरे दिल को और कमजोर बनाता जा रहा है। ये आहें मुझे झुकार रही है क्योंकि मैं भी अपने जवान बेटी को घर में बैठाए हूँ। नहीं मालिक, बात यह नहीं है मालिक। जब मैं उनका बिटिया को देखता हूँ तो मेरी पिछली यादें सताने लगती है मालिक। मेरी पिछली यादें सताने लगती है। देखिए दयाराम, मैं तुम्हारे पिछले यादों को ताजा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कैसे भूल जाऊं मालिक उस दिन को जिस दिन मैंने अपने इस हाथों से एक बार दोनों चीजों में आग लगाई है मालिक। अपनी पत्नी और अपनी बेटी के चीता एक साथ जलाए हैं। अपना हंसता खेलता जिंदगी का गलती बोली था मालिक। भूल जाओ उन गुजरी बातों को दयाराम, गुजरी बातों को। मालिक आज से मेरे भी परिवार में खुशियों से भरा भरा एक परिवार था। मेरे अलावा
मेरी पत्नी और एक जवान बेटी भी थी। हालांकि भगवान ने मुझे एक बेटा नहीं दिया। यह मेरी सुनीता बिटिया ने बेटा न होने का कभी भी हमको कमी एहसास नहीं होने दिया। हम दोनों पति और पत्नी मिलकर तिनका इकट्ठा कर कई दिन तक भूखे रहकर अपने पेटों में गमछा बांधकर अपनी बिटिया को पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब वो शादी का समय आया तो मैंने उसके लिए जोग पर ढूंढने गया। जिसके दरवाजे पे जाते थे वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख दहेज मांगते थे। मैंने एक वक्त की रोटी की मोहताज इतना पैसा कहाँ से दे सकता था मालिक? आपके पास भी मालिक 3 बेटे हैं। अब से मैं विनती करता हूँ कि मालिक आप भी इस दुनिया वालों के जैसा दहेज के लोभी भेड़िया नहीं बनिएगा मालिक। दहेज लेना महापाप होता है मालिक। आप यदि दहेज ले रहे हैं तो आप अपने खून का कीमत ले रहे हैं, दहेज पैसा नहीं ले रहे हैं। अपने बेटा को बिक्री कर रहे हैं, मोल लगा रहे हैं मालिक, मोल लगा रहे हैं। हम जहाँ भी जाते थे जिसके दरवाजे पे वो सिर्फ यही कहते थे कि 5 लाख रुपया लेंगे 10 लाख लेंगे, लेकिन कोई इंसान नहीं पूछता था कि बेटी तुम्हारा कहाँ तक पढ़ी है, क्या करती है मालिक, कोई नहीं पूछता था। इसलिए मैं अपनी सुनीता बिटिया का जोग नहीं ढूंढ पाया और ऐसी अनमोल विवाह कर अपनी सुनीता बिटिया का जिंदगी का तबाही नहीं देख सकता था मालिक, नहीं देख सकता था। अब सुनो, तू मेरे यहाँ 10 वर्षों से नौकरी कर रहा है, आज तक तूने अपने बारे में मुझे बताया नहीं। देखो दयारा, यह कहानी एक तुम्हारा ही नहीं है। ऐसी कहानी कई बाप अपने सीने में दबाए हुए घुट घुट कर जी रहे हैं और चल रहे हैं, एक चलता फिरता मुहावरा बनकर। मालिक अब शाम हो चुकी, अब आप आराम कीजिए। अंदर बहुत से सारे काम पड़े हुए हैं। मैं जा रहा हूँ, उसका बिटिया अकेली काम कर नहीं होती, मैं चलता। ठीक हो जाएगा। अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, बेटी के विवाह के लिए तंग हैं, परेशान हैं, लेकिन दहेज वो भी दहेज छोड़ते नहीं। बेचारे गरीब आदमी कैसे शादी करें, इसी सोच में डूबे हुए हैं। तब तक उनकी जवान बेटी उषा उनके कमरे में प्रवेश करती है। उसी दृश्य का मंचन हम करने जा रहे हैं। जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि नजर से सर कलम कर दे उसे शमशीर कहते हैं। नजर से सर कलम कर दे उसे शमशीर कहते हैं, और निशाने पे जो लग जाए उसी को तीर कहते हैं। पिताजी, हाँ कौन? मैं उषा और साथ में एक डॉक्टर का चिट्ठी भी है जिसमें लिखा है कि निशा बेसुध होकर रात में चलने लगती है, शायद उसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। क्या? तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं किसी ऐसे डॉक्टर से उसका इलाज करा दूंगा और कल पैसे मदद कर दूंगा। लेकिन कल तो रविवार है पिताजी, तो गुंजन या अनिल हाथे भेंट भी हो जाएगा। क्यों खुश हो ना उषा? पगली कहीं का कितना ख्याल रखती है अपनी बहन की। बहन हो तो ऐसी। पिताजी
हाँ बेटे, आज स्कूल में अरुण की कहानी लिखकर हेडमास्टर साहब ने कहा है। तो मुझे क्या कहते हो? आप लिख दो पापा जी। ओ, और वही कहानी तुम हेडमास्टर साहब को दिखा दोगे? क्यों? देखो, अच्छे बच्चे चीटिंग नहीं किया करते। देखो, तुम्हारे अभी अनिल भैया और गुंजन भैया आएंगे और उससे अच्छी तरह कहानी समझ लेना और फिर खुद मिलकर हेडमास्टर साहब को दिखा देना, ठीक है? समझे? हाँ ये चॉकलेट ले और चॉकलेट खा लो और अनिल भैया के कमरे में बैठकर खूब मन लगा कर पढ़ना, समझे? ठीक है पापा जी। आज बाजार बंद है, तो धीरे धीरे आज बाजार क्यों बंद है बेटे? अपने शहर में टावर के पास 3 मंजिल बिल्डिंग है ना, उन्हीं के घर वालों ने अपने बहू को जलाकर मार डाला। हाँ, योगी कुंवर का है, क्या हुआ? और किसी ने पिताजी बहू को हक दहेज में उतना कुछ नहीं दे सके जितना योगी बाबू चाहते थे। ये सभी ने मिलकर अपने बहू को जलाकर मार डाला ताकि वे अपनी बेटी की दूसरी शादी कर सके और अपना घर दहेज से खचाखच भर सके। आज वे रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जनता ने उसके खिलाफ आक्रोश प्रकट की और धीरे धीरे जुलूस का रूप ले लिया। इसी के वजह से आज बाजार बंद है। यह घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि आजकल का मनुष्य कितना स्वार्थी और लालची हो गया है। लेकिन अभी वे सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। शायद एक बेकसूर नारी किया इस सबको फांसी के फंदे तक लटका कर ही देंगे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि नारी के जलने या जला के मारने की दुर्घटना अपने ही देश में क्यों होती है? हाय रे भारत! पिताजी, अपने शहर में आज ऐसी घटना घटी। 16 अगस्त मध्य रात्रि मुंगेर जिले की झांझा बाजार में ऐसी ही घटना घटी थी, जिसमें गर्भवती 20 वर्षीय मिस्टर कुसुम अग्रवाल और उसके 14 माह अयोध श्रीमती बिक्की को दहेज के लोभी धन पशु कैलाश मिल्स के प्रोप्राइटर नरसिंह दास और उसके पुत्र विजय कुमार के द्वारा जलाकर मार दिया गया था। गैर पक्ष के लोग अपने खिलाफ के सारे सबूत मिटा कर एक जली हुई लाश यह बता नहीं सकती है कि वह अपने हाथों जली है या जलाई गई है। कानून यह समझ नहीं पाता है कि यह केस आत्महत्या का है या आत्महत्या गिरौने करनामों में उनका पड़ोसी भी उनके साथ है। लेकिन पड़ोसी साथ क्यों नहीं देते हैं? इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? प्राय आग में कूदकर जलना कौन चाहते हैं बेटे? उन्हें तो इस बात की खुशी रहती है कि इस अन्याय में और हमने उसका साथ दिया है, उसे किसी न किसी मुसीबत में हमारा भी साथ देगा ही। और यह सब कुछ होना है तो बस दहेज के कारण। बाबूजी, दहेज का अर्थ क्या संभव नहीं? दहेज का आखिर होगा तो कैसे होगा बेटे? एक बार जो अपने बेटी की शादी करते समय सोचता है और वही बात अपने बेटे की शादी करते समय सोचता है और इस बात का उन्हें मालूम नहीं कि अगर दहेज में दे रहा हूं और ले रहा हूं तो मुझे लेने देने से क्या फायदा।
दहेज ना ले और ना दे। कल का आदर्शवादी आज का महालाची बन गया है। बेटा तुम भी सोचो, जो बाप महालाची बन गया है तो बताओ दहेज कैसे मिटा सकता है। गुंजन भाई, आप तो कानून के लास्ट पात के छात्र हैं, क्या दहेज लेना कानून समर्थन नहीं? देखो अनिल, दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत 1961 में कानून बनाया गया था, जिसमें दहेज लेना और दहेज देना कानून जुर्म है और पकड़े जाने पे मुकदमा चलाया जाता है। कानून बनने के बावजूद दोनों पक्ष का लेन देन कुछ इस प्रकार से होने लगा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। और बेचारा कानून किताबों के भीतर सिसक कर रह जाता है। बिल्कुल। बेटा दहेज एक ऐसी रिश्वत जो एक बाप अपनी बेटी को खुशी की गारंटी स्वरूप देता है, और वही एक बेटा जब कोई मोटी रकम अपने दहेज में लेते हैं तो बाप का पैर आसमान छू जाता है। और कई बाप अपने बेटे के नाम दहेज इसलिए लिखवाते हैं कि लड़की वाले दहेज अधिक दो, ये सोचकर कि लड़का होनहार है। शादी के बाद लड़का एक कदम भी कलेज भी नहीं रखता। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के वाले ने लड़की वाले को गुमराह करना चाहते हैं। हाँ बेटे, बिल्कुल वही चाहते हैं। पिताजी, आजकल लोग ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी में दहेज लूंगा नहीं, तो फिर बेटी की शादी में दूंगा कैसे? हाँ बेटे, मैं मानता हूँ बेटे कि तुम्हारे पास ये सच्चाई है, लेकिन इस बात को सभी लोग नहीं मानते। देखो ये बात ऐसी है कि दहेज लेने में हर आदमी चाहता है कि मैं दहेज लूं, कोई नहीं चाहता है कि मैं बगैर दहेज के शादी विवाह करूं। अभी तुम ही सोचो बेटा, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। नहीं, हम दोनों अंदर जाके खा लेंगे, क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं। सुनो तुम दोनों भाई किसके विषय में बातचीत कर रहे हो? फकीर चंद का एक लड़का है, श्याम कुमार। अच्छा, हम दोनों का विचार है कि उसी के साथ उषा का रिश्ता ठीक रहेगा। हेलो, फकीर चंद तो मेरा दोस्त भी है। फकीर चंद तो मेरा दोस्त भी है, वो इसी शहर में रहता है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ।
श्याम कुमार बड़ा सुशील है और कॉलेज में पढ़ता और पढ़ने में अच्छा ही है। अच्छा तो देखो बेटे, फकीर चंद वो तो बात ठीक है, लेकिन फकीर चंद बहुत लालची आदमी है। तो हो सकता है कि हम लोगों से दहेज मांग बैठे। देखो बेटे, वो बराबर लौटी टिकट खरीदता रहता है। उन्हें मालूम है कि वो एक न एक दिन बहुत बड़ा सेठ बनेगा। लेकिन ठीक है, चलो कल देख आते हैं। जी पिताजी चलिए भैया, आप लोग भी। ठीक है उस्ताद, चलो।